मायावती राष्ट्रपति भवन की ओर बढ़ रही थीं। दिल्ली की ठंडी हवा उनके चेहरे को छू रही थी, जैसे कोई पुरानी यादें उन्हें घेर रही हों और उनके मन में उन पुराने दिनों की स्मृतियां जगा रही थीं, जब वे उत्तर प्रदेश की गलियों में पैदल चलकर जनता से मिलती थीं। उनकी आंखों में एक गहरी चिंता थी, जो उनके चेहरे की रेखाओं में छिपी हुई थी। राष्ट्रपति भवन की भव्य इमारत, जो कभी ब्रिटिश राज की निशानी थी, अब भारत के लोकतंत्र का प्रतीक बन चुकी थी। लेकिन आज उस प्रतीक की चमक मायावती को फीकी लग रही थी आज के राजनीतिक संघर्षों तक। वे बहुजन समाज पार्टी की नेत्री थीं, एक ऐसी महिला जिन्होंने दलितों, पिछड़ों और अल्पसंख्यकों की आवाज को सत्ता के गलियारों तक पहुंचाया था। लेकिन आज उस आवाज की गूंज कहीं दबती हुई महसूस हो रही थी। उनके कदम मजबूत थे, लेकिन मन में एक बोझ था, जैसे लोकतंत्र की नींव हिल रही हो। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, जो खुद आदिवासी समाज से आती थीं, उनके लिए एक उम्मीद की किरण थीं, क्योंकि वे जानती थीं कि मुर्मू जी भी संघर्ष की मिट्टी से निकली हैं। मायावती ने सोचा, काशीराम जी होते तो कहते, संघर्ष कभी रुकना नहीं चाहिए। काशीराम जी की याद आते ही उनके मन में एक ताकत का संचार हुआ, जैसे वे उनके कंधे पर हाथ रखकर कह रहे हों कि आगे बढ़ो बहन जी। वे जानती थीं कि यह मुलाकात महत्वपूर्ण थी, क्योंकि चुनावी प्रक्रिया में हो रही गड़बड़ियां न सिर्फ उनके समाज को प्रभावित कर रही थीं, बल्कि पूरे देश के लोकतंत्र को खतरे में डाल रही थीं। दिल्ली की सड़कें व्यस्त थीं, कारों की आवाजें गूंज रही थीं, लेकिन मायावती का ध्यान सिर्फ उस मुलाकात पर था जो शायद इतिहास बदल सकती थी। राष्ट्रपति भवन पहुंचते ही मायावती का स्वागत हुआ, जैसे कोई पुरानी दोस्त आ गई हो। सुरक्षाकर्मी उन्हें सम्मान से अंदर ले गए और वहां की भव्यता ने उन्हें एक पल के लिए रुकने पर मजबूर कर दिया। भवन के अंदर की दीवारें इतिहास की तस्वीरों से सजी हुई थीं, चंदेलियर चमक रहे थे और फर्श पर कालीन इतना मुलायम था कि कदम पड़ते ही लगता जैसे बादलों पर चल रही हों। द्रौपदी मुर्मू ने उन्हें गर्मजोशी से गले लगाया। उनकी आंखों में एक ऐसी चमक थी जो सच्ची सहानुभूति की थी। मुर्मू जी की आंखों में एक गहराई थी, जो उनके अपने संघर्षों की कहानी बयां करती थी, जैसे हर झुर्री में एक लड़ाई छिपी हो। वे ओडिशा के एक छोटे से गांव से आई थीं, जहां बिजली और पानी जैसी बुनियादी सुविधाओं के लिए लड़ना पड़ता था, और आज वे राष्ट्रपति भवन में खड़ी थीं, पूरे देश की प्रतीक बनकर। मुर्मू जी ने कहा, मायावती जी, आपका स्वागत है। मैं जानती हूं कि आप बहुजन समाज पार्टी की मजबूत नेत्री हैं और आपके संघर्ष की कहानियां मुझे प्रेरित करती हैं। बैठिए, चाय पीजिए, बताइए क्या बात है जो आपको इतना चिंतित कर रही है। हाँ महोदया, मैं ईवीएम की गड़बड़ी पर कुछ कहना चाहती हैं। उनकी आवाज में एक ममता थी, जैसे कोई बड़ी बहन छोटी से पूछ रही हो। कमरे में चाय की खुशबू फैली हुई थी और मेज पर रखे फूलों से ताजगी आ रही थी। मायावती ने कुर्सी पर बैठते हुए महसूस किया कि यह मुलाकात सिर्फ दो नेताओं की नहीं, बल्कि दो संघर्षशील महिलाओं की है, जो समाज के हाशिए से उठकर यहां पहुंची हैं। मायावती ने गहरी सांस ली और शुरू की, जैसे कोई नदी का बांध टूट रहा हो। हाँ महोदया, ईवीएम मशीनें, जो चुनाव की आत्मा होनी चाहिए, वे अब धोखे का माध्यम बन गई हैं। पिछले चुनावों में इतनी शिकायतें आईं कि मतदाताओं का विश्वास डगमगा गया है। मैंने देखा है कि बहुजन समाज के वोटरों के साथ कितना अन्याय होता है। वे वोट डालते हैं, लेकिन परिणाम कुछ और आते हैं। क्या यह लोकतंत्र है? मैं यहां आई हूं क्योंकि मुझे लगता है कि आप, जो आदिवासी समाज से आती हैं और संघर्ष जानती हैं, मेरी बात समझेंगी। मायावती की आवाज में दर्द था, क्योंकि वे जानती थीं कि ईवीएम की विवादास्पदता कोई नई बात नहीं थी। 2010 से ही भारत में ईवीएम हैकिंग की आशंकाएं उठ रही थीं, जब एक अध्ययन में दावा किया गया था कि मशीनों में छोटे से पार्ट को बदलकर वोट चुराए जा सकते हैं। हाल के वर्षों में, जैसे 2024 के लोकसभा चुनाव में, उत्तर प्रदेश में कई जगहों पर रिपोर्ट आई जहां वोटरों ने बसपा का बटन दबाया, लेकिन लाइट भाजपा के सिंबल पर जली। चुनाव आयोग ने हमेशा इन दावों को खारिज किया, लेकिन मायावती के लिए यह सिर्फ आंकड़े नहीं, बल्कि उनके समाज की उम्मीदों का सवाल था। वे याद कर रही थीं उन वोटरों के चेहरे जो गांवों से आते थे, अपने हाथों में पहचान पत्र लिए और वोट डालकर लौटते समय मुस्कुराते थे, लेकिन परिणाम आने पर उनके चेहरे की उदासी उन्हें रातों में सोने नहीं देती थी। मुर्मू जी ने चाय का कप उठाते हुए ध्यान से सुन रही थीं। उनकी आंखों में एक समझदारी थी,
जैसे वे खुद उन दर्दों से गुजरी हों। द्रौपदी मुर्मू ने ध्यान से सुना और उनके मन में अपने बचपन की यादें उभर आईं। वे खुद ओडिशा के मयूरभंज जिले के उपरबेड़ा गांव से आई थी, जहां संथाली आदिवासी परिवार में जन्मी। उनका बचपन गरीबी और संघर्षों से भरा था। गांव में बिजली नहीं थी, पानी के लिए दूर जाना पड़ता था और रातें अंधेरी होती थीं जब वे मिट्टी के लैंप की रोशनी में पड़ती थीं। लेकिन मुर्मू जी ने पढ़ाई नहीं छोड़ी। उन्होंने भुवनेश्वर से बीए किया और फिर सरकारी नौकरी में आईं। राजनीति में प्रवेश करने से पहले वे शिक्षिका भी रहीं और आदिवासी बच्चों को पढ़ाती हुईं। उन्होंने देखा कि शिक्षा ही हथियार है। मैं समझती हूँ मायावती जी, मैं खुद ओडिशा के छोटे से गांव से आई हूँ, जहां बिजली और पानी की लड़ाई लड़नी पड़ती थी। ईवीएम पर बहस तो लंबे समय से चल रही है, लेकिन बताइए, आपके पास क्या सबूत है? क्या कोई विशेष घटना जो आप साझा करना चाहती हैं? मुर्मू जी की आवाज में सहानुभूति थी, क्योंकि वे जानती थीं कि आदिवासी इलाकों में भी ईवीएम पर शक होता है। लोग कहते हैं कि मशीनें अमीरों के लिए हैं, गरीबों की आवाज दबा देती हैं। वे याद कर रही थीं अपने गांव के उन चुनावों को, जहां लोग जंगलों से आकर वोट डालते थे, लेकिन परिणाम हमेशा उनके खिलाफ जाते थे। कमरे में सन्नाटा था, सिर्फ चाय के कपों की खनक सुनाई दे रही थी। मायावती ने अपनी रिपोर्ट निकाली, जो मोटी फाइल थी। उसमें सैकड़ों पन्ने थे, प्रत्येक पन्ने पर एक कहानी, एक अन्याय की गवाही। मायावती ने अपनी रिपोर्ट निकाली और उसे खोलकर मुर्मू जी की ओर बढ़ाया। सबूत तो बहुत हैं महोदया। याद कीजिए, 2024 के लोकसभा चुनाव में उत्तर प्रदेश में कई जगहों पर ईवीएम में गड़बड़ी की रिपोर्ट आई। एक जगह पर वोटर ने बसपा का बटन दबाया, लेकिन लाइट भाजपा के सिंबल पर जली। हमने चुनाव आयोग से शिकायत की, लेकिन वे कहते हैं कि सब ठीक है। यह सिर्फ एक उदाहरण है। मैं काशीराम जी के संघर्ष को याद करती हूँ। वे कहते थे कि बहुजन समाज को सत्ता तभी मिलेगी जब चुनाव निष्पक्ष होंगे। उन्होंने अपना जीवन दलितों, पिछड़ों के लिए कुर्बान कर दिया। क्या हम उनके सपने को ऐसे ही मरने देंगे? काशीराम जी का नाम सुनते ही मायावती की आंखें चमक उठीं, जैसे कोई पुरानी आग फिर जल उठी हो। काशीराम, जिनका जन्म 1934 में पंजाब के रोपड़ जिले में एक रामदासिया चमार परिवार में हुआ था। वे इंजीनियर थे, लेकिन दलितों की हालत देखकर नौकरी छोड़ दी। उन्होंने बंबई जाकर बाबा साहेब आम्बेडकर की किताबें पढ़ीं और फिर बैमसेफ, बैकवर्ड एंड माइनॉरिटी कम्युनिटीज एम्प्लॉय फेडरेशन बनाया। उनका मंत्र था मनुवाद को तोड़ना। वे कबीरदास के भक्त थे और पूरे भारत में घूमकर दलितों को जागृत किया। 1980 के दशक में DS4 संगठन बनाया, जो दलित सरकारी कर्मचारियों के लिए था। एक बार लखनऊ में रैली हुई, पुलिस ने लाठीचार्ज किया, लेकिन काशीराम जी नहीं रुके। घायल होकर भी भाषण देते रहे। जय भीम का नारा गूंजता रहा। मायावती उनकी शिष्या बनी और उन्होंने उन्हें सिखाया कि महिलाएं भी सत्ता संभाल सकती हैं। वे याद कर रही थीं उन दिनों को जब काशीराम जी के साथ ट्रेनों में यात्रा करती थीं, रातें जागकर प्लानिंग करती थीं और हर चुनौती का सामना करती थीं। मुर्मू जी की आंखें नम हो गईं, जैसे वे खुद उस संघर्ष का हिस्सा बन गई हों। काशीराम जी का नाम सुनकर मेरी आंखें नम हो जाती हैं। मैंने उनके बारे में पढ़ा है। वे कैसे उत्तर प्रदेश में बसपा को खड़ा करके दलितों को आवाज दी। उनका संघर्ष सच्चा था, जैसे मेरे समाज के लोग जंगलों में अधिकारों के लिए लड़ते हैं। लेकिन मायावती जी, ईवीएम पर क्या सुझाव है आपका? क्या बैलेट पेपर पर वापस जाना चाहिए? मुर्मू जी ने अपने जीवन की यादें साझा की। वे आदिवासी महिला थीं। उनके गांव में लड़कियां स्कूल नहीं जाती थीं, लेकिन उन्होंने पढ़ाई की। ओडिशा में आदिवासी अधिकारों के लिए आंदोलन किए। वे विधानसभा में चुनी गईं, मंत्री बनी और फिर झारखंड की गवर्नर। राष्ट्रपति बनने से पहले उन्होंने कई चुनौतियां झेली, परिवार में दुख देखे, लेकिन कभी हार नहीं मानी। वे बताती गईं कि कैसे उनके गांव में बाढ़ आई थी और उन्होंने राहत सामग्री बांटी थी, लोगों के साथ रातें बिताई थीं। मायावती ने जोर देकर कहा, हाँ, बिल्कुल। बैलेट पेपर से कम वोटर को यकीन होता है कि उसका वोट सही जगह गया। ईवीएम में हैकिंग का खतरा है। विदेशी ताकतें भी इसमें शामिल हो सकती हैं। मैंने काशीराम जी से सीखा कि संघर्ष कभी रुकना नहीं चाहिए। वे कहते थे, बहुजन हिताय बहुजन सुखाय। आज बहुजन समाज दुखी है क्योंकि चुनाव चोरी हो रहे हैं। महोदया, आप राष्ट्रपति हैं,
आपकी आवाज से बदलाव आ सकता है। क्या आप मेरे साथ देंगी? मायावती ने काशीराम जी की ओर कहानियां सुनाई। वे पंजाब से शुरू करके पूरे भारत में घूमे। 1985 में बसपा की स्थापना की। पहली रैली में सिर्फ 50 लोग थे, लेकिन उन्होंने कहा, हम करोड़ों बनेंगे। वे रात दिन काम करते, चाय की थड़ी पर प्लानिंग। एक बार पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार किया, लेकिन वे जेल से भी पत्र लिखते रहे। बहुजन समाज को जगाओ, यही उनका मंत्र था। काशीराम जी कभी शादी नहीं किए, पार्टी को परिवार माना। वे कहते, मेरा जीवन बहुजन के लिए। एक बार बीमार होकर अस्पताल में थे, लेकिन मीटिंग छोड़कर नहीं गए। मायावती ने उनकी सेवा की, वे उन्हें बेटी की तरह देखते। वे विस्तार से बताती गईं कि कैसे काशीराम जी ने उन्हें तैयार किया, राजनीति की बारीकियां सिखाईं और कहा कि महिलाएं पुरुषों से कम नहीं। मुर्मू जी सुनती गईं। उनकी आंखों में प्रशंसा थी। द्रौपदी मुर्मू ने कहा, मैं सोचती हूं, मायावती जी, मेरी स्थिति संवैधानिक है, लेकिन लोकतंत्र की रक्षा करना मेरा कर्तव्य है। बताइए, काशीराम जी के संघर्ष की कोई विशेष कहानी जो आप साझा करना चाहें? शायद उससे मुझे और प्रेरणा मिले। मुर्मू जी ने अपनी कहानी साझा की। वे स्कूल टीचर बनी, आदिवासी बच्चों को पढ़ाया, फिर राजनीति में आईं। ओडिशा में बाढ़ राहत के लिए लड़ीं। लोग भूखे थे, उन्होंने सरकार से लड़ाई की। वे जानती थीं कि समाज कितना दबाता है, खासकर महिलाओं को। वे बताती गईं कि कैसे उनके परिवार में दुख आए, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। और आज राष्ट्रपति बनकर वे उन सभी महिलाओं की प्रतीक हैं जो संघर्ष करती हैं। मायावती ने उत्साह से कहा, ओह महोदया, काशीराम जी की कहानी तो एक महाकाव्य है। वे कबीरदास जी के भक्त थे और पंजाब से शुरू करके पूरे भारत में घूमे। याद है, 1980 के दशक में उन्होंने DS4 संगठन बनाया, जो दलित सरकारी कर्मचारियों के लिए था। वे कहते थे कि सरकारी नौकरियां दलितों का हक हैं, लेकिन ब्राह्मणवाद उन्हें छीन रहा है। एक बार लखनऊ में रैली हुई, जहां पुलिस ने लाठीचार्ज किया, लेकिन काशीराम जी नहीं रुके। वे घायल होकर भी भाषण देते रहे। जय भीम का नारा गूंजता रहा। मैं उनके साथ थी, उनकी शिष्या बनकर। उन्होंने मुझे सिखाया कि महिलाएं भी सत्ता संभाल सकती हैं। मायावती ने अपने राजनीतिक करियर की यादें ताजा की। वे 1956 में दिल्ली में जन्मी, दलित परिवार में पढ़ाई की, शिक्षिका बनी, लेकिन काशीराम जी ने उन्हें राजनीति में लाया। 1985 में पहली बार चुनाव लड़ी, लेकिन हार गईं। 1989 में लोकसभा पहुंची। 1995 में उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री बनी, पहली दलित महिला मुख्यमंत्री। उन्होंने 4 बार मुख्यमंत्री का पद संभाला, लेकिन हर बार गठबंधन टूटने से छोटा कार्यकाल रहा। 2007 में पूर्ण बहुमत से सरकार बनाई, दलितों के लिए मेमोरियल बनवाए, स्कूल खोले, लेकिन ईवीएम ने सब बर्बाद कर दिया, जैसा वे मानती थीं। वे विस्तार से बताती गईं कि कैसे उन्होंने दलितों के लिए पार्क बनवाए, जहां आम्बेडकर जी की मूर्तियां लगीं और बच्चे वहां खेलते हुए इतिहास सीखते। मुर्मू जी ने प्रभावित होकर कहा, वाह क्या साहस, मैं खुद आदिवासी महिला हूं, जानती हूं कि समाज कितना दबाता है। मेरे गांव में लड़कियां स्कूल नहीं जाती थीं, लेकिन मैंने पढ़ाई की और यहां पहुंची। काशीराम जी की तरह मुझे भी संघर्ष करना पड़ा। ओडिशा में आदिवासी अधिकारों के लिए मैंने आंदोलन किए। ईवीएम की बात पर लौटते हैं। क्या आपने कोई रिपोर्ट तैयार की है? मुर्मू जी ने बताया कि वे 2015 से 2021 तक झारखंड की गवर्नर रहीं और राष्ट्रपति बनकर आदिवासी समाज की पहली महिला बनी। उनका जीवन प्रेरणा का स्रोत था। वे बताती गईं कि कैसे गवर्नर बनकर उन्होंने आदिवासी भूमि अधिकारों के लिए कानून लागू करवाए और महिलाओं को आगे बढ़ने के लिए प्रोत्साहित किया। मायावती ने रिपोर्ट दिखाई, जो उनके बैग से निकाली गई थी, और उसमें ग्राफ, तस्वीरें और गवाहियों के दस्तावेज थे। हाँ, मेरी टीम ने एक विस्तृत रिपोर्ट बनाई है। इसमें 100 से ज्यादा केस स्टडी हैं, जहां ईवीएम में वोट मिसमैच हुए। उदाहरण के लिए, वाराणसी में एक बूथ पर 500 वोट बसपा के थे, लेकिन रिजल्ट में सिर्फ 200 दिखे। हमने विशेषज्ञों से जांच कराई। वे कहते हैं कि चिप में मेलवेयर डाला जा सकता है। काशीराम जी कहते थे कि सत्ता की चाबी चुनाव में है, लेकिन अगर चाबी ही चोरी हो जाए तो क्या? महोदया, 2027 के चुनाव में अगर यही चला तो बहुजन समाज फिर हार जाएगा। ईवीएम विवाद पर मायावती ने विस्तार से बताया। 2017 में चुनाव आयोग ने हैकाथॉन चैलेंज आयोजित किया, जहां पार्टियां
ईवीएम हैक करने की कोशिश कर सकती थीं, लेकिन आलोचकों ने कहा कि यह सीमित था। मशीनों को पूरी तरह जांचने की अनुमति नहीं थी। अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भी ईवीएम पर सवाल उठे, जैसे नीदरलैंड ने ईवीएम छोड़ दिया। भारत में 2019 से 2024 तक कई दावे हुए, जहां साइबर एक्सपर्ट्स ने कहा कि ईवीएम हैक हो सकते हैं। एलन मस्क ने भी 2024 में कहा था कि कुछ भी हैक हो सकता है। वे बताती गईं कि कैसे एक अमेरिकी विश्वविद्यालय के अध्ययन में पाया गया कि ईवीएम जैसी मशीनों में वायरलेस तरीके से हस्तक्षेप संभव है और भारत में इस्तेमाल होने वाली चिप्स विदेशी कंपनियों से आती हैं, जिनमें बैकडोर हो सकता है। द्रौपदी मुर्मू ने सहमति जताई। सही कह रही हैं आप। मैंने भी सुना है कि कई देशों में ईवीएम पर सवाल उठे हैं। नीदरलैंड ने तो ईवीएम छोड़ दिया। भारत में भी बहस होनी चाहिए, लेकिन मैं अकेली क्या कर सकती हूँ? संसद में यह मुद्दा उठाना पड़ेगा। मुर्मू जी ने आदिवासी क्षेत्रों की बात की, जहां लोग ईवीएम पर शक करते हैं। जंगल में वोटिंग होती है, लेकिन रिजल्ट शहरों से आते हैं। उन्होंने अपने अनुभव से देखा कि गरीबों की आवाज दबाई जाती है। वे याद कर रही थीं ओडिशा के उन जंगलों को, जहां आदिवासी लोग पेड़ों के नीचे बैठकर चुनाव की बातें करते, लेकिन उनकी आवाज दिल्ली तक नहीं पहुंचती। मायावती ने उत्साहित होकर कहा, महोदया, आपका साथ मिले तो हम संसद में तूफान ला सकते हैं। मैं विपक्षी दलों से बात करूंगी। याद कीजिए, काशीराम जी ने कैसे समाजवादी पार्टी के साथ गठबंधन किया था। 1993 में हमारी सरकार बनी। वे कहते थे कि गठबंधन से ताकत मिलती है। आज मुझे आप जैसी नेत्री की जरूरत है। क्या आप 2027 में मेरे साथ खड़ी होंगी? राष्ट्रपति के रूप में आपका नैतिक समर्थन बहुत मायने रखता है। मायावती ने काशीराम जी के राजनीतिक संघर्ष पर विस्तार से बताया। 1997 में सरकार गिरी, लेकिन वे नहीं टूटे। उन्होंने कहा, फिर आएंगे, और 2002 में आए। वे मायावती को सलाह देते, बहन जी, जनता से जुड़ो। मायावती ने किया, मंदिर बनवाए, स्कूल खोले, लेकिन विरोधी साजिश करते रहे। ईवीएम ने 2019 में उन्हें हराया। वे बताती गईं कि कैसे गठबंधन में धोखा हुआ, लेकिन काशी राम जी की सीख से उन्होंने फिर उठकर लड़ाई की। द्रौपदी मुर्मू ने विचार किया, मायावती जी, मैं सोच रही हूं, मेरी भूमिका निष्पक्ष है, लेकिन अन्याय के खिलाफ बोलना गलत नहीं। बताइए, काशीराम जी ने दलित उत्थान के लिए क्या क्या किया? उनकी कोई व्यक्तिगत कहानी? मुर्मू जी ने अपनी व्यक्तिगत जीवन की बात की। वे परिवार से दूर रहती, राष्ट्र सेवा में। वे बताती गईं कि कैसे राष्ट्रपति बनने के बाद उन्होंने आदिवासी गांवों का दौरा किया और बच्चों से मिलकर उन्हें प्रोत्साहित किया। मायावती ने कहा, काशीराम जी का जन्म पंजाब के रोपड़ जिले में हुआ था। वे इंजीनियर थे, लेकिन दलितों की हालत देखकर नौकरी छोड़ दी। वे बंबई गए, वहां बाबा साहेब आम्बेडकर की किताबें पढ़ी। फिर उन्होंने बैमसेफ बनाया। वे कहते थे कि मनुवाद को तोड़ना है। एक बार वे बीमार पड़ गए, लेकिन रैली छोड़कर नहीं गए। मैंने उनके साथ यात्राएं की, ट्रेनों में सोकर। वे मुझे कहते थे, बहन जी, तुम उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री बनोगी। और मैं बनी 4 बार, लेकिन ईवीएम ने सब बर्बाद कर दिया। मायावती ने बताया कि 2006 में काशीराम जी का निधन हुआ, कैंसर से। मायावती रोईं, लेकिन उनके सपने को जिंदा रखा। उत्तर प्रदेश में सरकार बनाई, दलितों के लिए मेमोरियल बनवाए। वे विस्तार से बताती गईं कि कैसे मेमोरियल में लाखों लोग आते हैं और वहां काशीराम जी की मूर्ति के सामने प्रार्थना करते हैं। द्रौपदी मुर्मू ने कहा, प्रेरणादायक है। मैं भी ओडिशा विधानसभा में चुनी गई, फिर मंत्री बनी। आदिवासी महिलाओं के लिए मैं रोल मॉडल हूं। ईवीएम पर क्या आप कोर्ट जा रही हैं? मुर्मू जी ने ईवीएम की तकनीकी गड़बड़ियों पर बात की। एक रिपोर्ट में कहा गया कि ईवीएम की चिप विदेश से आती है और उसमें बैकडोर हो सकता है। जांच में पाया कि एक मशीन में वोट काउंट बदल गया जब बिजली गई। वे बताती गईं कि कैसे उनके राज्य में भी ऐसी शिकायतें आईं और उन्होंने गवर्नर रहते हुए जांच कराई। मायावती ने हामी भरी, हां, हम सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल करने वाले हैं, लेकिन आपकी आवाज से जनता जागेगी। काशीराम जी कहते थे कि जनता ही राजा है। अगर जनता ईवीएम के खिलाफ खड़ी हो जाए तो सरकार बदल जाएगी। महोदया, कल्पना कीजिए, 2027 में अगर निष्पक्ष चुनाव हों तो बसपा की सरकार बनेगी। दलित, आदिवासी एकजुट होंगे। मायावती ने आदिवासी दलित एकता पर जोर दिया। दोनों समाज दबाए गए। काशीराम जी ने आदिवासियों से बात की थी, ओडिशा गए थे। वे कहते, सभी बहुजन मिलो। वे बताती गईं कि कैसे काशीराम जी ओडिशा की यात्रा में आदिवासी नेताओं से मिले।
और उन्हें बसपा में शामिल होने के लिए प्रेरित किया। द्रौपदी मुर्मू ने समर्थन दिया। मैं आपके साथ हूं, मायावती जी। मैं चुनाव आयोग को पत्र लिखूंगी, जांच की मांग करूंगी। मुर्मू जी ने वीवीपैट की पूरी जांच की मांग की। वीवीपैट सिर्फ शोपीस है, आयोग सिर्फ 1% जांचता है। वे विस्तार से बताती गईं कि वीवीपैट में पेपर स्लिप्स को पूरी तरह गिनना चाहिए ताकि वोटर को यकीन हो। मायावती ने धन्यवाद दिया। धन्यवाद महोदया, ये मेरे लिए बड़ा समर्थन है। अब मैं काशीराम जी के एक और संघर्ष को याद करती हूँ। 1985 में उन्होंने बसपा की स्थापना की। पहली रैली में सिर्फ 50 लोग थे, लेकिन उन्होंने कहा, हम करोड़ों बनेंगे। और हम बने। वे रात दिन काम करते, चाय की थड़ी पर प्लानिंग। एक बार पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार किया, लेकिन वे जेल से भी पत्र लिखते रहे। बहुजन समाज को जगाओ, यही उनका मंत्र था। मायावती ने ईवीएम की लागत पर बात की। सरकार करोड़ों खर्च करती, लेकिन सुरक्षित नहीं। बैलेट सस्ता और सुरक्षित। काशीराम जी सादगी पसंद करते। वे कहते कि पैसे जनता पर खर्च करो। वे बताती गईं कि ईवीएम की एक मशीन की कीमत हजारों में है और पूरे देश में लाखों मशीनें, लेकिन बैलेट से चुनाव सस्ते और पारदर्शी होते। द्रौपदी मुर्मू ने कहा, मैं प्रभावित हूं। मेरे जीवन में भी ऐसे पल आए। जब मैं स्कूल टीचर बनी तो आदिवासी बच्चों को पढ़ाया, फिर राजनीति में आई। ईवीएम की गड़बड़ी पर क्या तकनीकी विशेषज्ञों से बात की आपने? मुर्मू जी ने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मुद्दा उठाने की बात की। उन्होंने यूएन को पत्र लिखने का सुझाव दिया। वे बताती गईं कि संयुक्त राष्ट्र में मानवाधिकारों के तहत निष्पक्ष चुनाव का मुद्दा उठाया जा सकता है। मायावती ने बताया, हाँ, हमने आईआईटी के प्रोफेसर से रिपोर्ट ली। वे कहते हैं कि ईवीएम में ब्लूटूथ से कनेक्ट हो सकता है। हैकर्स दूर से बदल सकते हैं। काशीराम जी अगर जिंदा होते तो वे खुद आंदोलन करते। वे कहते थे कि तकनीक गरीबों के खिलाफ नहीं होनी चाहिए। महोदया, 2027 में आप मेरी रैलियों में आएंगी। मायावती ने 2014 के चुनाव की घटना बताई, जहां ईवीएम में हजारों वोट गायब हो गए। वे विस्तार से वर्णन करती गईं कि कैसे एक बूथ पर वोटरों ने देखा कि मशीन बंद हो गई और दोबारा चालू होने पर काउंट बदल गया था। द्रौपदी मुर्मू ने कहा, राष्ट्रपति के रूप में नहीं, लेकिन नैतिक रूप से हाँ, मैं आपके संघर्ष का समर्थन करूंगी। बताइए, काशीराम जी की मौत के बाद आपने कैसे पार्टी संभाली? मुर्मू जी ने ईवीएम डिबेट पर जोर दिया कि क्या भारत के ईवीएम वाकई टैंपर प्रूफ हैं, जैसा दावा किया जाता है। वे बताती गईं कि कई देशों में ईवीएम छोड़ दिए गए क्योंकि सुरक्षा की गारंटी नहीं। मायावती ने कहा, यह मुश्किल था महोदया। 2006 में वे गुजरे कैंसर से। मैं रोई, लेकिन उनके सपने को जिंदा रखा। मैंने उत्तर प्रदेश में सरकार बनाई, दलितों के लिए मेमोरियल बनवाए, लेकिन विरोधी साजिश करते रहे। ईवीएम ने 2019 में हमें हराया। अब समय है बदलाव का। मायावती ने ईवीएम की तकनीकी गड़बड़ियों पर गहराई से बात की। एक विशेषज्ञ ने बताया कि ईवीएम का सॉफ्टवेयर अपडेट वायरलेस से हो सकता है। मतलब, चुनाव के दिन कोई दूर से बदल सकता है। हमने एक डेमो देखा जहां एक हैकर ने मिनटों में वोट बदले। बताती गईं कि कैसे एक संयुक्त मोर्चा बनाया जा सकता है, जहां दलित और आदिवासी नेता साथ खड़े हों। द्रौपदी मुर्मू ने सहमति दी। हाँ, मिलेंगे। मुर्मू जी ने ओडिशा में संयुक्त रैली का विचार दिया। अंत में मायावती ने ईवीएम की लागत पर बात की। ईवीएम की लागत पर सरकार करोड़ों खर्च करती, लेकिन सुरक्षित नहीं। बैलेट सस्ता और सुरक्षित। काशीराम जी सादगी पसंद करते। वे कहते कि पैसे जनता पर खर्च करो। वे बताती गईं कि बैलेट से चुनाव में कागज की लागत कम है और कोई हैकिंग का खतरा नहीं। द्रौपदी मुर्मू ने कहा, सही। मुर्मू जी ने सहमति में सिर हिलाया और कहा कि वे इस पर विचार करेंगी। ये मुलाकात खत्म हुई, लेकिन दोनों महिलाओं के मन में एक नई उम्मीद जगी। लोकतंत्र की रक्षा के लिए संघर्ष जारी रहेगा, जैसे काशीराम जी का मंत्र। मायावती बाहर निकली। दिल्ली की ठंडी हवा अब उन्हें ताकत दे रही थी। वे जानती थीं कि 2027 में बदलाव आएगा, अगर आवाजें एकजुट हों। द्रौपदी मुर्मू ने खिड़की से बाहर देखा। उनके गांव की याद आई और सोचा कि आदिवासी और दलित मिलकर इतिहास रचेंगे। बाहर सूरज ढल रहा था, लेकिन उनके मन में एक नई सुबह की उम्मीद थी। मायावती कार में बैठी और मन में योजना बना रही थीं कि कैसे इस मुलाकात को जनता तक पहुंचाया जाए। वे सोच रही थीं, काशीराम जी की किताबें पढ़कर और मुर्मू जी की कहानी से प्रेरित होकर। मुलाकात के बाद मायावती ने अपने सहयोगियों को फोन किया
और कहा कि राष्ट्रपति का समर्थन मिला है, अब आंदोलन तेज करना है। मुर्मू जी ने अपने स्टाफ से कहा कि चुनाव आयोग को पत्र तैयार करो, जांच की मांग करनी है। दोनों महिलाओं की यह मुलाकात शायद लोकतंत्र की एक नई शुरुआत थी, जहां हाशिए के समाज की आवाजें मुख्य धारा में गूंजेंगी। अगर आपको यह मुलाकात पसंद आई हो, अगर लोकतंत्र और बहुजन संघर्ष की यह आवाज आपके दिल तक पहुंची हो, तो अभी इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो को लाइक करें ताकि यह संदेश ज्यादा लोगों तक पहुंचे, और इसे शेयर करें हर उस इंसान तक जो निष्पक्ष चुनाव और सामाजिक न्याय में विश्वास रखता है। कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए आप इस विषय पर क्या सोचते हैं, और यह भी बताइए कि आप किस शहर या गांव से हमें देख रहे हैं। आपकी हर एक टिप्पणी, हर एक शेयर इस आंदोलन को और मजबूत बनाता है। ऐसी ही सच्चाइयों, जमीनी मुद्दों और बहुजन आवाज के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक जय भीम, जय संविधान।